Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कट द क्रैप इनिशिएटिव ऑफ फोरम आईएएस। इस इनिशिएटिव में डेली एक करंट अफेयर के टॉपिक पे जो एडिटोरियल्स आते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं और इस डिस्कशन का जो कंटेंट है वो हैंड रिटन फॉर्मेट में, सिनॉप्टिकल फॉर्मेट में आपको दिया जाता है, ठीक है। और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का नाम है यूपीएससी करंट अफेयर्स, ठीक है। इसको आप डाउनलोड करके रख लें फर्दर रिवीजन के लिए। कट द क्रैप इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका जो 2023 का मेंस है उसका जो करंट अफेयर्स का एस्पेक्ट है उसमें हम आपका उसमें सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर सकें, ठीक है, आपके प्रिपरेशन में। और आज के डिस्कशन में, कट द क्रैप के डिस्कशन में, जो सऊदी ईरानियन नॉर्मलाइजेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज का टॉपिक वेस्ट एशिया से है। देखें, सऊदी अरेबिया और ईरान में 2015 से उनके बीच में डिप्लोमेटिक टाइज भी नहीं है। 2015 में जो सऊदी अरेबिया की एम्बेसी थी ईरान में, उसको स्टॉर्म किया ईरानियन प्रोटेस्टर्स ने। सऊदी अरेबिया में एक प्रोमिनेंट शिया क्लरिक को बिहेड किया था सऊदी अरेबिया ने, तो उसके प्रोटेस्ट में जो ईरानियन प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने स्टॉर्म किया सऊदी एम्बेसी को। और 2015 से लेके अब तक दोनों कंट्रीज के बीच में डिप्लोमेटिक टाइज भी नहीं है। टाइज तो पहले से भी खराब थे, दोनों एक हॉस्टाइल नेबर्स हैं, बट डिप्लोमेटिक टाइज भी उनके बीच में नहीं है। तो ये अब जाके जो है चाइना के मेडिएशन के बाद दोनों कंट्रीज ने अपने टाइज नॉर्मल करने के लिए एग्री किया है, ठीक है। अभी ये न्यूज़ है 10 मार्च की। तो ईरान और सऊदी अरेबिया एक कॉम्पिटिटर्स हैं, हॉस्टाइल नेबर्स हैं, और इनके बीच में हॉस्टिलिटी का मेन रीजन क्या है? मेन रीजन यही है कि दोनों एक एस्पायरिंग पावर्स हैं, वेस्ट एशिया के कॉम्पिटिटर्स हैं मेन। तो देखें, 1979 से पहले, 1979 में जब इरानियन रिवोल्यूशन हुआ था, उससे पहले दोनों ही कंट्रीज यूएस की एलाइज थी, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों यूएस की एलाइज थी। एलाइज होने के बावजूद भी इनमें रीजनल डोमिनेंस को लेके कंपटीशन था, ठीक है। तो फिर जो दूसरा रीजन है वो है सेक्टेरियन डिवीजन का। 1979 में रिवोल्यूशन के बाद वहाँ पे एक शिया रिजिम आया बेसिकली। तो वहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट है वो शिया हमेशा होते हैं। तो ईरान एक शिया स्टेट है, सऊदी अरेबिया सुन्नी मोनार्की है, तो इनके बीच में सेक्टेरियन डिवीजन भी है। और जितने भी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, चाहे वो सीरिया में हो, इराक में हो, यमन में हो, लेबनान में हो, तो दोनों ही कंट्रीज एक मेजर प्लेयर्स होते हैं। और ईरान शिया कम्युनिटी को प्रॉप अप करता है, शिया जो पॉलिटिकल पार्टीज थे उनको सपोर्ट करता है। जो सऊदी अरेबिया है ये सुन्नी पॉलिटिकल पार्टीज या फिर जो सुन्नी ग्रुप्स हैं उनको प्रमोट करता है, या फिर उनको ये दोनों ही कंट्रीज इनको शिया और सुन्नीस को एक मोरल, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में एक सेक्टेरियन डिवीजन भी है। फिर इनके बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी है। 1979 के बाद ईरान में डेमोक्रेसी है, ईरान में इलेक्शंस होते हैं। डेमोक्रेसी का क्या स्टैंडर्ड है, क्या क्वालिटी है, ये डिबेटेबल है, बट स्टिल वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया में मोनार्की है, सऊदी अरेबिया में इलेक्शंस नहीं होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी दोनों कंट्रीज में है, ठीक है। तो इन डिफरेंसेस की वजह से एक तरह से उन दोनों कंट्रीज के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। दोनों ही कंट्रीज अपने अपने प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ रहे थे। चाहे यमन की बात करें, यमन में जो गवर्नमेंट थी वो सुन्नी गवर्नमेंट थी, सुन्नी कम्युनिटी के लोग गवर्नमेंट में थे, हेड ऑफ द स्टेट थे। बट वहाँ के जो हुथी रेबल्स हैं वो शियास हैं, ठीक है। तो हुथी रेबल्स ने गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट के हेड थे, हेड ऑफ द स्टेट, उनको भगा दिया वहाँ से। काफ़ी सारा एरिया यमन का अभी हुथी कंट्रोल में है। इसी तरह से सीरिया में जो बशर अल असाद रिजीम है, असाद शिया हैं, तो उनके रिजीम को ईरान सपोर्ट करता है। जो प्रोटेस्टर्स थे असाद के अगेंस्ट वो सुन्नीस थे, तो उनको सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग कंट्रीज में जहां भी इश्यूज हुए हैं, डिसेबिलिटी आई है, उसमें
ईरान और सऊदी अरेबिया का एक एक्टिव रोल रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ही कंट्रीज अपने प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ते रहे हैं और कहीं ना कहीं इन दोनों का जो हॉस्टिलिटी है, उनके बीच का जो कॉन्फ्रंट्रेशन है, उसकी वजह से वेस्ट एशिया हमेशा टर्मोइल में रहा है, खासकर पिछले 7 सालों में। और 7 सालों में ही ये जो यमन का और सीरिया क्राइसिस है ये हुआ है। तो हालांकि ये अरब स्प्रिंग के बाद ही सीरिया में क्राइसिस शुरू हो गया था, बट स्टिल अब जाके चाइना के मीडिएशन के बाद इन दोनों के बीच में टाइज नॉर्मल होती हुई दिख रही हैं। हालांकि ये दोनों कंट्रीज नेगोशिएट कर रही थी 2021 से ही। इराक में नेगोशिएशन शुरू हुए थे, फिर ओमान में नेगोशिएशन हुए थे, लेकिन यमन, सीरिया, हुथी रेबल्स को लेकर इनके बीच में डिसएग्रीमेंट था और कुछ फाइनल पीस सेटलमेंट नहीं हो पाया। अब जब चाइना ने मीडिएट किया है, उसके बाद दोनों कंट्रीज एग्री हो गई हैं पीस नेगोशिएशंस के लिए। ठीक है, तो चाइनीज मीडिएशन के बाद जो डिप्लोमेटिक टाइज है दोबारा रिस्टोर होंगी। अब देखते हैं कि इनके बीच में किन बातों को लेके एग्रीमेंट है। पहली बात उसमें यह है कि बोथ कंट्रीज विल रीस्टेब्लिश देयर डिप्लोमेटिक टाइज। 2 महीने के अंदर दोनों ही कंट्रीज में एक दूसरे की जो एम्बेसीज हैं दोबारा से ओपन हो जाएंगे। 2015 से दोनों एम्बेसीज बंद हैं। ठीक है, रेस्पेक्ट ईच अदर्स सॉवरेनिटी। ठीक है, मेंटेन नॉन इंटरफेरेंस इन द अदर्स डोमेस्टिक अफेयर्स। सऊदी अरेबिया को डर है कि जो सऊदी अरेबिया में जो भी शिया माइनॉरिटीज हैं उनको प्रॉप अप करके इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है ईरान। ऐसे ही कुछ अप्रिहेंशंस ईरान के भी हैं। तो अभी देखें कि जो यमन में क्राइसिस हुआ है, यमन के जो हुथी रेबल्स हैं इन्होंने मिसाइल अटैक करके सऊदी अरेबिया की जो ऑयल फैसिलिटीज हैं उन पर अटैक किया था। तो अगर ईरान अगर कहीं उस रीजन में इंस्टेबिलिटी है तो किसी पर्टिकुलर कंट्री का जो सॉवरेनिटी है वो भी अंडर थ्रेट है। तो सॉवरेनिटी की बात इसलिए की गई है क्योंकि जो शिया रेबल्स हैं उस रीजन में, वेस्ट एशिया में, उनकी वजह से जो सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी है वो भी अंडर थ्रेट है। ठीक है, फिर एक बात यह है कि सऊदी अरेबिया में एक न्यूज़ चैनल है जिसका नाम है ईरान इंटरनेशनल। ठीक है, नाम से आपको लग रहा होगा कि सऊदी अरेबिया में ईरान नाम का न्यूज़ चैनल क्यों है, और ये न्यूज़ चैनल फारसी में है, अरबिक में नहीं है। तो इस न्यूज़ चैनल का पर्पस ये था कि हमेशा ईरानियन रिजीम का क्रिटिसिज्म करना, उसके अगेंस्ट एक तरह का माहौल बनाना। तो इसमें बात की गई है मेंटेन नॉन इंटरफेरेंस। सऊदी अरेबिया के जो ऑफिशियल्स उन्होंने भी एग्री किया है कि इस चैनल का जो एजेंडा है उसको थोड़ा सा मॉडरेट किया जाएगा कि उससे जो ईरान को डर है, ईरान के अगेंस्ट जो क्रिटिसिज्म है वो धीरे थोड़ा सा कम हो, मॉडरेट हो। ठीक है, तो इसकी वजह से, इन डेवलपमेंट्स की वजह से जो 7 साल का डिप्लोमेटिक टाइज पे कोल्ड वाटर था वो धीरे धीरे खत्म होगा और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की तरफ दोनों कंट्रीज मूव करेंगी अब। ठीक है, तो अभी जो फाइनल डिटेल्स हैं एग्रीमेंट के वो अभी पब्लिक नहीं हुए हैं, लेकिन जो ऑफिशियल्स हैं उनकी अगर हम बातें सुने तो कुछ ये डिटेल्स सामने निकल के आती हैं। फाइन, अब देखने की बात यह है कि सऊदी अरेबिया ने क्यों ईरान को अप्रोच किया, क्यों सऊदी अरेबिया ईरान के साथ पीस नेगोशिएशन करना चाहता है। कुछ स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट्स हुए हैं, कुछ जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए वेस्ट एशिया में। इसकी वजह से दोनों सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों ने ही एग्री किया नेगोशिएशंस के लिए। देखें, पहला जो मेजर डेवलपमेंट है, जो स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट है वेस्ट एशिया में, वो है यूनाइटेड स्टेट्स डीप्रायोरिटाइजेशन ऑफ वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया यूएस के लिए हमेशा से प्रायोरिटी रहा है, एटलीस्ट सिंस 1945। 1945 में इजिप्ट में यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और सऊदी मुनार के बीच में अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि यूएस अल सऊद फैमिली को सिक्योरिटी देगा और सऊदी अरेबिया यूएस को क्रूड ऑयल देगा। ठीक है, तो ये जो बार्टर उनके बीच में हुआ था, ये अंडरस्टैंडिंग था, वो अब धीरे धीरे वीक होता हुआ दिख रहा है। उसके 2-3 कारण है। पहला रीजन ये है कि देखिए, यूएस का वेस्ट एशिया में एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट होने का रीजन ये था कि जो ऑयल सप्लाईज हैं वो सिक्योर रहे हैं, क्योंकि यूएस डिपेंडेंट था गल्फ से एनर्जीज पे, गल्फ के क्रूड ऑयल पे। तो यूएस का यहाँ पर मिलिट्री प्रेजेंस होना भी जस्टिफाइड था। लेकिन पिछले 10 सालों में 2012 से लगभग
यूएस भी एक मेजर प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल हो गया है और आज की डेट में यूनाइटेड स्टेट्स क्रूड ऑयल का नेट एक्सपोर्टर हो गया है। ठीक है, तो अब वो एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट नहीं करता है। तो वेस्ट एशिया से जो गल्फ से क्रूड ऑयल का डिपेंडेंसी था यूएस का, वो अब खत्म हो चुका है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो प्रायोरिटी एरिया है यूएस के लिए वो भी अब शिफ्ट हुआ है। अब प्रायोरिटी हो गया है इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक क्यों? टू कंटेन द राइज ऑफ चाइना। इमीडिएट प्रायोरिटी तो खैर यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन रशिया यूएस के लिए एक न्यूसेंस है, लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटर नहीं है। लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटर चाइना है। ठीक है, तो चाइना को कंटेन करने के लिए अब इंडो पैसिफिक पे यूएस का फोकस हो गया है। तो दो रीजन, सेल्फ डिपेंडेंसी ऑफ क्रूड ऑयल और शिफ्ट इन फोकस टुवर्ड्स इंडो पैसिफिक। ठीक है, तो यूएस ने वेस्ट एशिया को डीप्रायोरिटाइज कर दिया है। एक और बात यह भी है कि जो एक रीजनल सिक्योरिटी गारंटर था यूएस, वो अब नहीं रहेगा। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया की ऑयल फैसिलिटीज के ऊपर जब हूथी रेबल्स ने मिसाइल अटैक किया तो यूएस का जो रिस्पॉन्स था वो म्यूटेड था। तो कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया को समझ में आ गया कि जो रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उसकी कमान उनको अपने हाथों में लेनी पड़ेगी। यूएस पे सिक्योरिटी को लेकर डिपेंडेंस होना लॉन्ग टर्म, ये उनके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, यूएस की भी कुछ क्रेडिबिलिटी खराब हुई थी इराक में जो उनका इंटरवेंशन था, जिस तरह से अफगानिस्तान से यूएस ने विड्रॉ किया, तो यूएस की भी क्रेडिबिलिटी अब धीरे धीरे खराब होती हुई दिख रही थी वेस्ट एशिया में। दूसरी बात यह है कि चैलेंजेस पोस्ड बाय ईरान राइज। डिस्पाइट ऑल सैंक्शंस, ईरान इज स्टिल फंक्शनिंग, एक स्टिल वो कंट्री है। तो तमाम तरह के सैंक्शंस लगे उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके, लेकिन ईरान अभी भी अपना काम चला ही ले रहा है जैसे तैसे करके। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं रोका। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एज इट इज चल रहा है और अगर कुछ एग्रीमेंट्स नहीं हुए, एग्रीमेंट हुआ था ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, JCPOA, ये 2015 में हुआ था। जो यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, P5 और ईरान के बीच में हुआ था। इसको बेसिकली P5+1 बोला जाता था, +1 क्योंकि इसमें जर्मनी भी इन्वॉल्व था। तो ये एग्रीमेंट JCPOA आया 2015 में। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो उसको टोन डाउन करे, सिर्फ जहां तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की जो लिमिट है यूरेनियम इनरिचमेंट का, लाइक 20% तक का जो इनरिचमेंट है यूरेनियम का, बस उतना हो, उससे ज्यादा न हो, यानी कि न्यूक्लियर ग्रेड का यूरेनियम न बने ईरान में, उसके लिए एग्रीमेंट था। और उसके रिटर्न में जो सैंक्शंस हैं वो हटाए जाएंगे, कुछ इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे। तो ये एग्रीमेंट था, लेकिन ये दोबारा ये एग्रीमेंट यूएस इस एग्रीमेंट से बाहर चला गया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, और ये दोबारा ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए और ईरान अपना इनरिचमेंट कंटिन्यू किया है यूरेनियम का। तो ये बात है न्यूक्लियर प्रोग्राम उसका। जो दूसरा पॉइंट ये है कि ईरान एक क्रूशियल प्लेयर है जितनी भी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लाइक सीरिया, यमन, लेबनान, इराक, उसमें ईरान एक क्रूशियल प्लेयर है। और वेस्ट एशिया में अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो बिना ईरान के हेल्प के नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरह के जो इसको लेके जो स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट्स हुए, एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ कि अब्राहम अकॉर्ड का ऑब्जेक्टिव ये था कि इजराइल और गल्फ कंट्रीज, जो गल्फ मोनार्कीज हैं, उनके बीच में एक पीसफुल रिलेशनशिप बने। तो ये अब्राहम अकॉर्ड को मीडिएट किया था यूएस ने। यूएस का ऑब्जेक्टिव था कि जो गल्फ मोनार्कीज हैं और इजराइल हैं, देखिए बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं वहां पे, या फिर इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। एक तो गल्फ कंट्रीज जो मोनार्कीज हैं, ईरान है, इजराइल है, तीनों इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। और इनके बीच में अगर पीस रहेगा तभी रीजनल स्टेबिलिटी वेस्ट एशिया में रह पाएगी। यूएस का जो मेन एनिमी है वो ईरान है। तो यूएस ये चाहता था कि इजराइल और गल्फ मोनार्कीज के बीच में एक पीसफुल सिचुएशन क्रिएट किया जाए, क्योंकि इनको एक ऑर्गेनाइज किया जाए, टू एज ए फ्रंट खड़ा किया जाए अगेंस्ट ईरान। मेन ऑब्जेक्टिव था ईरान को कंटेन करना। फाइन, तो इसलिए अब्राहम अकॉर्ड को साइन किया गया। दूसरी बात यह भी है कि जैसे मैंने आपको बताया कि सऊदी अरेबिया और यूएस के बीच में भी रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। हुथी रेबल्स ने अटैक किया तो यूएस का कुछ म्यूटेड रिस्पॉन्स था। जो जमाल खशोगी असैसिनेशन हुआ था उसमें सऊदी क्राउन प्रिंस का रोल था,
उसको लेके यूएस काफी क्रिटिकल रहा है। तो यूएस और सऊदी अरेबिया के बीच में जो टाइस हैं वो नॉर्मल नहीं है अब। इस वजह से सऊदी अरेबिया अब एग्री किया कि अगर यूएस विड्रॉ कर रहा है वेस्ट एशिया से, यूएस का इंटरेस्ट नहीं है, तो जो रीजनल सिक्योरिटी है उसको कैसे टैकल करना है, उसको कैसे हैंडल करना है, उसकी कमान अपने हाथ में लेनी जरूरी है। दूसरी बात यह है कि ईरान क्यों एग्री किया। ईरान के एग्री होने का जो सबसे मेजर रीजन था वो था इकोनॉमिक आइसोलेशन। वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से जिस तरह से ईरान आइसोलेट हो गया है, सैंक्शंस की वजह से वहां पे काफी ज्यादा इन्फ्लेशन है, मोर देन 40% इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है। अभी देखें कि पिछले 6 महीने से ह्यूमन राइट्स को लेकर डोमेस्टिक प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं ईरान में। तो इकोनॉमिक कंडीशंस ईरान की बहुत बुरी है। दूसरी बात यह भी है कि ईरान का एक स्ट्रेटेजिक मूव है। स्ट्रेटेजिक मूव क्यों? क्योंकि जिस तरह से यूएस एक फ्रंट खड़ा कर रहा था गल्फ मोनार्किस का और इजराइल का अगेंस्ट ईरान, उसमें ईरान कहीं ना कहीं सेंध लगाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अगर सऊदी अरेबिया के साथ ईरान के टाइस नॉर्मलाइज होंगे तो बाकी गल्फ मोनार्की के साथ भी होंगे, ठीक है। तो इनके साथ अगर टाइस नॉर्मलाइज होंगे तो जो यूएस का ऑब्जेक्टिव था ईरान को कंटेन करना, उसके अगेंस्ट फ्रंट खड़ा करना, वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीटली फुलफिल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ईरान के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक मूव भी है। अब देखते हैं कि एग्रीमेंट हुआ ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में। एग्रीमेंट किसने कराया? चाइना ने कराया। तो चाइना ने क्यों कराया? चाइना को इससे क्या बेनिफिट्स हैं? देखिए, बेनिफिट्स दोनों पार्टीज को रहेंगी। जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं लाइक सऊदी अरेबिया एंड ईरान, उसके लिए उनको क्या चाहिए? उनको एक अल्टरनेट पार्टनर चाहिए। वो पार्टनर उनके लिए अट्रैक्टिव पार्टनर चाइना है, ठीक है। तो यूएस से वो अपना डिपेंडेंस कम करें और उनके लिए चाइना एक अच्छा पार्टनर बने। तो चाइना एक मेजर ट्रेडर भी है उनका। गल्फ से जो सबसे ज्यादा ऑयल जाता है वो चाइना को जाता है। ईरान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर चाइना है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है। तो जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनका एक मेजर पार्टनर चाइना हो गया है। चाइना को क्या बेनिफिट है अगर ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में टाइस नॉर्मल होती है? तो पहला बेनिफिट है वो है इकोनॉमिक क्या है कि जो एनर्जी मार्केट है उसमें स्टेबिलिटी आएगी। किसी भी तरह की हॉस्टिलिटी अगर ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में होता है तो एनर्जी मार्केट में उसका इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो एनर्जी मार्केट स्टेबल रहे। दूसरी बात यह है कि एग्रीमेंट जो है ये भी शो करता है कि जैसे जैसे यूएस विड्रॉ कर रहा है वेस्ट एशिया से, तो एग्रीमेंट मार्क्स द अराइवल ऑफ चाइना एज ए मेजर पावर इन वेस्ट एशिया, ठीक है। तो अब एक मेजर स्ट्रेटेजिक प्लेयर हो जाएगा चाइना वेस्ट एशिया में, जैसे जैसे यूएस का इन्फ्लुएंस कम होता जाएगा वेस्ट एशिया में। जो तीसरा रीजन है वो है स्ट्रेटेजिक। चाइना हमेशा से चाहता है जो ग्लोबल साउथ है उसका लीडरशिप एक्वायर करने का, और अगर पीसफुल सेटलमेंट होता है ईरान सऊदी अरब के बीच में तो चाइना ये दिखाना चाहता है कि एक तरफ यूक्रेन क्राइसिस है जहां पे यूएस एक्टिवली इन्वॉल्व है उस क्राइसिस को और एग्रीवेट करने में। यूएस नहीं चाहता कि यूक्रेन नेगोशिएट करे रशिया के साथ, बट चाइना जो है नेगोशिएशंस कर रहा है दो मेजर हॉस्टाइल पावर्स में, ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में, एंड दैट इट इज सुटेबल टू टेक अपॉन द लीडरशिप ऑफ ग्लोबल साउथ, ठीक है। तो ये था चाइना का। अब देखते हैं कि यूएस कैसे देखता है इस डील को। यूएस ने ऑफ कोर्स अप्रिशिएट किया है, इसको अप्रिशिएट किया है कि नहीं, रीजनल पीस होना चाहिए, रीजनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए वेस्ट एशिया में। लेकिन कहीं ना कहीं यूएस के लिए ये एक तकलीफ होगा कि वेस्ट एशिया में उसके स्पेस को चाइना फिल कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक एलाई है उनका, वो उनसे दूर जा रहा है, लाइक सऊदी अरेबिया। ईरान एक राइवल है उनका जिसको कंटेन करना चाहते थे, अब वो नए फ्रेंड्स बना रहा है, ठीक है। और उनका जो ग्लोबल चैलेंजर है, ग्लोबल कॉम्पिटिटर है चाइना, वो अपना धीरे धीरे इन्फ्लुएंस उस रीजन में बढ़ा रहा है। तो कहीं ना कहीं यूएस से भी सवाल पूछे जाएंगे कि यूएस की जो स्ट्रेटजी थी वेस्ट एशिया में कितनी सक्सेसफुल रही है, कितनी नहीं रही है, ठीक है। तो ये बात रही सऊदी ईरानियन नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज के बारे में। हमारा डिस्कशन ये खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस।